हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपने पहले वीडियो को देखा होगा मेरे। तो पहले वीडियो में हमने देखा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मानव उत्सर्जी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो किडनीज हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हो गया यूरेटर्स हो गया। फिर इसके बाद यूरेनरी ब्लैडर हो जाएगा, यूरेनरी ब्लैडर हो जाएगा। फिर आपका अर्थरा हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर? सबसे पहले किस चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग? किडनीज के बारे में। फिर इसके बाद यूरेटर्स के बारे में। फिर इसके बाद यूरेनरी ब्लैडर के बारे में। फिर इसके बाद अर्थरा के बारे में बात करेंगे। जैसे किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं, या इसको हम लोग गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। इसको वृक्क बोलेंगे या गुर्दा बोलेंगे। यूरेटर्स का मतलब होता है मूत्र नलिका। यूरेटर्स का क्या मतलब हो जाएगा? मूत्र नलिका हो जाएगा। और यूरेनरी ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय। यूरेनरी ब्लैडर का क्या मतलब होगा? मूत्राशय। और अर्थरा का मतलब क्या हो जाएगा? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे किडनी या फिर यूरेटर्स या फिर यूरिनरी ब्लैडर या फिर अर्थरा कैसे आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और ये ओवरऑल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालेंगे किस चीज के बारे में? किडनीज के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए आप लोग किडनी के बारे में कि किडनीज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालेंगे किडनी के बारे में कि किडनी क्या होता है। यहां पर लिखिएगा किडनी का हिंदी जो होता है वो होता है ब्रिक, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं, ब्रिक या गुर्दा। अब जो भी पॉइंट्स यहां से बनते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि किडनी जो होता है, किडनी kidneys are the main excretory kidneys are the main excretory organ in human, ठीक है। यहां पर क्या लिखा गया कि किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो ब्रिक है, इसको ब्रिक बोलेंगे या इसको गुर्दा बोलेंगे, कि जो ब्रिक या गुर्दा है मानव में मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। यानी कि अभी जो हम लोग लिख रहे हैं या आगे धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे तो पहले छोटे से छोटे बेसिक चीजों को हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद जो भी बड़ी चीजें आती जाएंगी इसमें उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये देखेंगे कि किडनीज आर reddish brown kidneys are reddish brown in color kidneys are the reddish brown in color and bean shaped organ and bean shaped organ, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिखा कि किडनीज आर द रेडिश ब्राउन इन कलर, यानी कि किडनी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल और भूरे रंग का होता है, जिसे मिलाकर हम लोग रेडिश ब्राउन कहते हैं। और बीन शेप्ड ऑर्गन, यानी कि यह राजमा के आकार का एक अंग होता है। तो लिखेंगे कि ब्रिक लाल भूरे
लाल भूरे रंग की लाल भूरे रंग की राजमा के आकार का राजमा के आकार का राजमा के आकार का एक अंग होता है ठीक है। अब किडनीज के बारे में और यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि किडनीज एवरेज वेट इज 120 to 170 ग्राम। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वृक्क का औसत भार 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, क्या यहां पर लिखे कि किडनी का यानी कि प्रत्येक किडनी का औसत भार कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। अब इसकी कुछ डायमेंशन भी होती होगी, इसका कुछ डायमेंशन भी होता होगा। अब इसकी डायमेंशन क्या है? यानी कि किडनी के डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस क्या होता है, इसको लिखेंगे हम लोग। तो किडनी का जो लेंथ होता है, ठीक है, किडनी का जो लेंथ होता है, लंबाई जो होता है वो 10 से कितना होता है? 12 सेंटीमीटर होता है। किडनी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर होगी। और इसका वाइड जो है, चौड़ाई जो है वो 5 से 7 सेंटीमीटर लगभग होती है। और इसकी जो थिकनेस है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा कि किडनी की जो लंबाई है वो कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसके चौड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी होगी? 5 से 7 सेंटीमीटर। और जो इसका थिकनेस है, यानी कि जो इसकी मोटाई होगी वो आपका 2 से 3 सेंटीमीटर लगभग होता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि किडनी के बाहर एक झिल्ली होती है, यानी कि हमारा जो किडनी होता है वो बाहरी एक झिल्ली से घिरा होता है। उस झिल्ली का क्या नाम है? पेरिटोनियम। तो लिखेंगे किडनीज आर सराउंडेड बाय पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिएगा कि वृक्क जो है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर किडनी जो है, क्या लिखा गया है यहाँ पर कि किडनीज आर सराउंडेड बाय पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। किडनी जो है पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या होती है? घिरी हुई होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब ये देख लिया कि किडनी के बारे में, किडनी कैसा होता है, किडनी का वजन कितना होता है, किडनी की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, किडनी के जो बाहरी आवरण होता है कैसे वो पेरिटोनियम नामक झिल्ली से, मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। अब किडनी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि आगे किडनीज में क्या क्या और होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वृक्क के 2 भाग होते हैं। वृक्क के 2 भाग होते हैं। ठीक है, किडनी के 2 भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ
देयर आर टू पार्ट्स ऑफ किडनीज। किडनीज के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, तो पहला भाग होता है इनर पार्ट। इनर पार्ट, किडनी का जो इनर पार्ट है, और दूसरा पार्ट होता है आउटर पार्ट। आउटर पार्ट यानी कि किडनी के अंदरूनी भाग और किडनी का बाहरी भाग। यानी कि यहां पर मैंने लिखा है कि वृक्क के 2 भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ किडनीज। पहला पार्ट क्या होता है? इनर पार्ट होता है, और दूसरा कौन सा पार्ट होता है? आउटर पार्ट होता है। तो जो इनर पार्ट होता है किडनी का, उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं इसको? मेडुला बोलते हैं। ठीक है, जो किडनी के अंदरूनी भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, मेडुला। और किडनी का जो बाहरी भाग होता है, आउटर पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। ठीक है, हमने क्या देखा अभी कि वृक्क के 2 भाग होते हैं, एक अंदर वाला भाग होता है और एक बाहर वाला भाग होता है। तो अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, और बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं फिगर बना दे रहा हूं, और फिगर बनाकर आप लोग देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लेंगे। ठीक है, मेडुला जो होता है, मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर शंकुरूपी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, मेडुला, इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, मेडुला filled with conical structure called पिरामिड। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है यहां पर कि मेडुला के अंदर, यानी कि मेडुला के अंदर शंकु के आकार का एक संरचना होती है, जिसे हम पिरामिड कहते हैं। इंग्लिश में मेडुला फिल्ड विथ कॉनिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड पिरामिड। ठीक है, ये बात आपको सब लोगों को समझ में आ रही है? जहां नहीं समझ में आएगा वहां कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर पूछ लेंगे कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है सर, इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि मेडुला के अंदर शंकु रूपी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, और मेडुला के अंदर के भाग में, ठीक है, अब देखिए इसका फिगर बना के आप लोगों को दिखा दिया जा रहा है कि कैसे होता है ये। ठीक है, यहां पर देखिएगा, ठीक है, यहां पर देखिए ये किडनी का क्रॉस सेक्शन फिगर है। यहां पर देखिएगा, यही है आपका ये जो ट्रायंगल का शेप का दिख रहा है आपको, इसको ही बोलते हैं पिरामिड। इसको ही क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? पिरामिड हो जाएगा। फिर इसमें और क्या देखा जाएगा? क्या बोलते हैं? ये जो बाहरी हिस्सा है, इसको हमने क्या कहा था? कॉर्टेक्स कहा था। इसको क्या कहा था? कॉर्टेक्स कहा था। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे। ये क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया।
और ये जो अंदर का भाग है यही होता है आपका मेडुला। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मेडुला। ठीक है, और यहाँ भी एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को आप लोग किसके नाम से जानते हैं? रेनल पेल्विस। किस नाम से जाना जाएगा? रेनल पेल्विस के नाम से जाएगा, रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा कि वृक्क के दो भाग होते हैं। तो ये जो पहला भाग हो गया ये क्या हो गया? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हो गया, ये बाहर वाला, ये वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स हो जाएगा। और ये जो अंदर का भाग है, ये अंदर का भाग क्या हो जाएगा? मेडुला हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिखा कि मेडुला के अंदर शंकु रूपी संरचना है। तो ये जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं ये सब क्या है? शंकु रूपी संरचनाएं हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिरामिड के नाम से जानते हैं। और इसमें एक और संरचना होती है, यानी कि जो मेडुला होता है एक थैलीनुमा संरचना में बंद होती है। जो भी प्रत्येक मेडुला जो है वो क्या, वो जो मेडुला है, ये प्रत्येक पिरामिड जो है ये एक थैली रूपी संरचना से भरी हुई होती है, जिसको हम लोग रेनल पेल्विस के नाम से जानते हैं। अब टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था कि मेडुला के अंदर शंकु रूपी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। क्या लिखा गया है वहां पर? लिखा गया है कि मेडुला के अंदर शंकु रूपी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और बात है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? कि प्रत्येक पिरामिड एक थैलीनुमा संरचना के अंदर होती है, जिसे हम वृक्क पेल्विस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो भी प्रत्येक पिरामिड है, यहाँ पर ये पिरामिड है, ये भी पिरामिड है, ये भी पिरामिड है, ये भी पिरामिड, यानी कि बहुत सारी पिरामिड कोनिकल स्ट्रक्चर होती हैं जिसको पिरामिड कहते हैं। और ये जो भी पिरामिड है एक थैली के अंदर बंद रहती है, एक थैली नुमा संरचना के अंदर बंद होती है। उस थैली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वृक्क पेल्विस के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? वृक्क पेल्विस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि एवरी पिरामिड filled in renal pelvis। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पिरामिड एक थैलीनुमा संरचना के अंदर क्या होती है? बंद होती है, जिसको हम लोग वृक्क पेल्विस के नाम से जाना है, जिससे हम लोग वृक्क पेल्विस के नाम से क्या होता है? जानते हैं। ठीक है, तो ये फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा। आसान सा फिगर है, इस फिगर को भी बनाना आप लोग सीख लीजिएगा, ध्यान में रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अब चलिए हम इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं, मिटाते हैं। अब हम लोग आएंगे जो किडनी की इकाई होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, जिसे हम लोग नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। अब ये हमारा लास्ट आज का टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। इस फिगर को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिगर इजी था। फिगर के माध्यम से किसी चीज को याद रखने में हमें ज्यादा सहूलियत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? अब नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे।
नेफ्रॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेफ्रॉन्स को हिंदी में हम लोग वृकाणु कहते हैं। वृकाणु, नेफ्रॉन्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वृकाणु कहते हैं। कि नेफ्रॉन्स क्या होता है यानी कि वृकाणु क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट्स बनता है, क्या पॉइंट्स बनता है कि नेफ्रॉन्स आर द, यहाँ पर आर द लिखिएगा, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। ठीक है, यहां पर लिखा गया है कि नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, यानी वृकाणु जो होते हैं क्रियात्मक और संरचनात्मक। वृकाणु वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होते हैं। ठीक है, यहां पर इस बात को समझिए कि जो नेफ्रॉन्स है वृकाणु, तो वृकाणु जो है वो हमारे किडनीज के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। यानी कि वृकाणु वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होते हैं। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृकाणु पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि ईच kidneys have लगभग 10 lakh नेफ्रॉन्स। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखाया गया है। पहला पॉइंट्स क्या है आपका, यहाँ पर देखिए कि जो नेफ्रॉन्स है ये क्या है? स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। किसके लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? किडनीज के लिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि वृकाणु वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होते हैं। समझ गए इस बात को? यानी कि उसको बनाने वाला और उससे काम करवाने वाले। यहाँ पर देखेंगे कि कह रहा है कि प्रत्येक किडनी के पास लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और जहां पे भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, उसको क्या करना है? पूछना है। इसको देख लिया आपने कि कैसे वृकाणु जो है ये हमारे किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और प्रत्येक वृक्क में यानी कि प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स की संख्या होती है। इसको मिटा रहे हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि नेफ्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी कि जो वृक्क है उसकी संरचनाएं क्या होती हैं, उन संरचनाओं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स यानी कि वृकाणु की संरचना, वृकाणु की संरचना।
वृकाणु की संरचना। तो वृकाणु की संरचना ये मेन है ना, क्योंकि नेफ्रॉन्स ही है जो स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। तो आखिर हमारे नेफ्रॉन्स में, वृकाणुओं में ऐसे कौन से या ऐसे किस प्रकार के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, या ब्लड को कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे उसको प्यूरिफाई करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इसमें मेलिफिजियम। और दूसरा होता है रेनल नलिकाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला होता है मेलिफिजियम। तो यहां पर लिखेंगे मेलिफिजियम। ठीक है, पहला हो गया मेलिफिजियम और दूसरा होता है रेनल ट्यूबल्स। ठीक है, रेनल ट्यूबल्स। एक बात और याद रखिएगा, ये नेफ्रॉन्स को यूरिनीफेरस ट्यूबल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि नेफ्रॉन्स को हम लोग यूरिनीफेरस ट्यूबल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पर यूरिनीफेरस नाम लिखा गया हो तो भी हम उसका क्या मतलब समझेंगे, हाँ, नेफ्रॉन्स ही समझेंगे। सही बात है। तो ये क्या हो गया, मेलिफिजियम, और दूसरा क्या हो गया, रेनल ट्यूब्स। तो यहाँ पर अब ये भी कैटेगराइज हो जाता है। ये भी क्या होगा, यहाँ पर दो पार्ट में कैटेगराइज हो जाता है। यहाँ पर पहला जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, पहला क्या हो गया है यहाँ पर, ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर दूसरा होता है कौन सा, बोमन संपुट। और यहाँ पर रेनल ट्यूब्स जो है ये तीन तरह की हो जाती है। पहली ट्यूब हो जाती है पीसीटी और दूसरा हो जाता है हेंसले लूप, और जो ये आपका तीसरा हो जाता है वो हो जाता है डीसीटी। ठीक है, इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं। इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यही आपके स्ट्रक्चर हो गए। यही आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूफ्रॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स में क्या होगा कि नेफ्रॉन्स को ही मैंने अभी बताया कि नेफ्रॉन्स को भी किस नाम से जाना जाता है, यूरिनीफेरस ट्यूबल्स के नाम से जानते हैं। तो वृकाणुओं की संरचना में दो मेजर पार्ट है। पहला पार्ट है मेलिफिजियम या मेलिफिजियम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हो गया रेनल ट्यूब्स हो गया, रेनल नलिकाएं होती हैं। जो मेलिफिजियम है ये आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट ग्लोमेरुलस का हो जाता है और दूसरा पार्ट आपका हो जाता है बोमन्स कैप्सूल यानी बोमन संपुट के नाम से। अब रेनल नलिकाएं जो होती है वो तीन तरह से काम करती हैं। एक हो जाता है पीसीटी और दूसरा हो जाता है हेंसले लूप और ये तीसरा हो जाता है डीसीटी। तो पीसीटी का मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं और डीसीटी का मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। हेंसले लूप को हेंसलेट लूप हिंदी में भी हेंसलेट लूप के ही नाम से जाना जाता है। अब हमारे आगे आने वाले जो वीडियो होंगे, अब ये नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम करेगा, कैसे आखिर ये सब ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं,
कैसे ब्लड को प्यूरिफाई कर देंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद।